नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच लाए हैं जी इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 का एग्जाम आइडिया। देखो जी, बहुत डिमांड हो रही थी कि इंडियन इकोनॉमी के भी एग्जाम आइडिया हमारे बीच लाए जाएं, तो भाई एक एक करके सारे चैप्टर्स के एग्जाम आइडिया आपके बीच आएंगे। बस आप थोड़ा सा भैया इंतजार रखें, आपके बोर्ड से पहले सारे के सारे एग्जाम आइडिया आपके सामने होंगे भाई, तो डरने की कोई बात नहीं है। और आप लोग भैया बार बार मेरे को मैसेज में ये मत बोलिए कि भैया पूरी पीडीएफ दे दीजिए, पूरी पीडीएफ दे दीजिए। भाई मैं एक एक चैप्टर करके आपको सारे के सारे चैप्टर्स प्रोवाइड करूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, बस आप ऐसे ही हमारे को जैसे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं भाई, वो प्यार देते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, अलग अलग स्टेट से सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो भाई आप सबको भैया हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है जी, आर्ट्स ग्रुप। वहां पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आर्ट्स ग्रुप आप वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप मेरे नंबर से मेरे से वो चैनल का लिंक ले सकते हैं 8470079960। तो भाई यहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आर्ट्स गुरु चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई। तो चलिए भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का सबसे पहले हम देखेंगे भैया एग्जाम आइडिया के एमसीक्यूज। ठीक है जी, और एक और चीज भैया, चैप्टर 1 लाए हैं आपके बीच में एग्जाम आइडिया का, तो भैया इससे पहले आप इसकी 1 शॉट वीडियो देखना ना भूलिए भाई। 1 शॉट वीडियो अभी डाली है हाल ही में, तो भाई पूरी वीडियो देख लेना, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपने आप को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आइएगा। ठीक है भाई, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following was the main features of Indian economy on the eve of इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या खासियत थी। तो देखो जी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक ऑप्शन देख लेते हैं, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, अर्बनाइज्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो देखो जी यहाँ पे सीधा सीधा आपको आंसर में दिख रहा है कि हम अर्बनाइज नहीं थे अच्छी तरह से, हमारा देश इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, बहुत बैकवर्ड थे हम, ना ही हमारे देश में कोई इंडस्ट्रीज थी, तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी नहीं था। तो जब ये दोनों आंसर नहीं है तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। यानी आपको एमसीक्यू में अगर नहीं भी आता तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो भाई, कि सारे ऑप्शन देखो और जो चीजें आपने पढ़ रखी होंगी वो यहाँ पे जरूर आएंगी भैया। ठीक है, हमने देखा था हम पूरी तरह से बैकवर्ड इकोनॉमी थे, ये कह रहा है ऑर्गेनाइज, तो बिल्कुल गलत हो गया। हम हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज को इन्होंने डिक्लाइन किया था, ये कह रहा है कि ये इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी थी, तो दोनों गलत। तो भैया हम कैसी इकोनॉमी थी, एक सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल का मतलब क्या होता है भैया, ये समझ लीजिए जरा कि भैया सेमी फ्यूडल में क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट का रोल तो था ही था, प्लस इसमें गवर्नमेंट का रोल भी था। तो भैया एक तरह से जो हम बोल सकते हैं कि आज की मिक्स्ड इकोनॉमी थी, ये पहले भी चलती थी, जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट का मेल होता था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज। तो देखो भाई कितने लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थे, तो भैया वीडियो देख लेना, आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा आपको कि भैया 9% के करीब है। तो ये कह रहा है अप्रोक्स 10%, तो भैया आंसर है आपका यहाँ पे ए। ठीक है जी, 9% और 10%। आगे देखो जी, बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन विच शोज, क्या शोज करती है भैया, हाई ग्रोथ इन इनकम, बिल्कुल नहीं भाई, इनकम कहां होगी, जो बैकवर्ड इकोनॉमी होगी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो भाई प्रोडक्शन का लेवल लो होता है। स्लो ग्रोथ इन इनकम, तो दोनों ही चीज सही है भाई, तो आंसर बोथ बी एंड सी बन जाएगा। ठीक है जी, अगला है जी क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है जी, पर पर्सन की इनकम। तो भाई जितना भी आपकी नेशनल इनकम है उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगी कि भाई पर पर्सन की इनकम कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है हमारा। अगला है जी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं जी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, सारी की सारी एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड। तो भैया ये क्या है कि डिफरेंट सेक्टर्स में आपके तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन तीनों सेक्टर में अगर आप इंप्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक तरह से ऑक्यूपेशन हुआ ये, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है भाई? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो देखो द प्रिंसिपल कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भाई चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड क्यों हुआ। तो भैया इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्ड होने का सबसे बड़ा कारण था जी हमारा ब्रिटिश राज और कॉलोनाइजेशन। तो भाई ब्रिटिश राज और कॉलोनाइजेशन दोनों एक ही चीज है, बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है भाई। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू, पर पर्सन की इनकम अभी बताया भैया कि इनकम पर हेड ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री। इनकम पर हेड टोटल लेबर नहीं जी, टोटल वर्कफोर्स नहीं जी, टोटल पॉपुलेशन में से जो आपकी पर पर्सन की इनकम को बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। तो आठवें का यहाँ पे आंसर है भैया ए। आगे देखो भाई, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नेट इंपोर्टर ऑफ। क्या इंपोर्ट करते थे हम? बाहर से क्या मंगाते थे भाई? हम देखो जी एक्सपोर्ट तो करते थे हम कच्चा माल, और बाहर से यहां से हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, वहां से हम फिनिश प्रोडक्ट को मंगाते थे। तो भाई प्राइमरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं, ये तो हम एक्सपोर्ट करते थे। इंडस्ट्रियल गुड प्रोडक्ट नहीं जी, हम मंगाते थे वहां पे फिनिश गुड्स। तो भाई आंसर है आपका यहाँ पे सी। अगला है जी, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड। देखो जी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल किस तरह की थी, इसको आपको समझना है। तो हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट सबसे पहला ही पॉइंट होता है भैया उसमें। हाई बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा थी जी आजादी के समय पे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो भाई ये डेटा फिगर्स में आपको याद रखने हैं जी, 218 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे उस टाइम पे। ठीक है जी, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल exhibited all features of a struggling economy, backward economy, stagnant and backward economy, prospering economy। तो भाई prospering economy तो नहीं बनेगा, struggling economy भी आंसर नहीं है, backward economy हो सकता है आपका, और stagnant भी थी। backward और stagnant दोनों ही थी, तो भैया इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या बन सकता है? सी। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगले पे बढ़ते हैं जी। अगला है जी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इकोनॉमिक सेक्टर टू द जीडीपी रेफर्स टू। तो हर सेक्टर का ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सेक्टर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो देखो भाई यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन बहुत बहुत मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो भैया यहाँ पे आपको देखना है कि कैसा था आपका जीडीपी का स्ट्रक्चर। तो भाई एक तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, किस स्ट्रक्चर में भी आप ये कंट्रीब्यूशन देख रहे हो ईच सेक्टर का इकोनॉमिक सेक्टर में। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है कि किसमें कितना पार्ट आता है, प्राइमरी सेक्टर का कितना रोल है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना रोल है और टर्सरी सेक्टर का कितना रोल है। तो इससे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो आंसर है भैया यहाँ पे 12वें का ए। ठीक है जी, आगे बढ़े। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय। तो भाई हमारे देश में सबसे बढ़िया नेशनल इनकम किसने एस्टिमेट करी? तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, इन सभी ने नेशनल इनकम एस्टिमेट करी थी, बट सबसे सही नेशनल इनकम मानी जाती है हमारी VKRV राव के नाम से जानी जाती है भैया। ठीक है, तो VKRV राव का नाम याद रखना, इन्होंने हमारे देश में नेशनल इनकम सबसे सही ढंग से कैलकुलेट करी। सबसे पहले किसने करी थी भाई? ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी, इन्होंने आजाद भारत से पहले ही जेल में बैठे बैठे हमारी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा यहाँ पे कि इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड पीसेंट, यानी आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो किसान थे इनके बीच में कौन अपॉइंट करते थे जी? ये जमींदार को अपॉइंट करते थे। तो भैया आंसर है यहाँ पे बी। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन। देखो जी फर्स्ट सेंसस ये लिख रखा है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे गलत बोल सकते हैं हम इसको। फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ था 1872 में, बट फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो हुआ वो हुआ 1881 में। ठीक है जी, पहली बार सेंसस कंडक्ट हुआ था 1872 में, बट ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। तो भाई फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो कलेक्ट किया गया वो 1881 में कलेक्ट किया गया था। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट सेंसस बोला है तो इसका आंसर 1872 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, बट 1872 कहीं आपको बुक में पढ़ा नहीं रखा, तो आपको 1881 को ही यहाँ पे याद रखना है। इंडिया एंटर्स द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर दी 1921। देखो जी 1921 के बाद क्या हुआ था, अगर आपको याद हो तो भाई
बर्थ रेट और डेथ रेट स्टार्टिंग में बहुत क्या थी, दोनों हाई थी। तो भाई ये है 1921 से पहले की सिचुएशन, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई थी, बट बाद में क्या हुआ, डेथ रेट तो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गई, बट बर्थ रेट इतनी तेजी से डिक्लाइन नहीं हुई, जिससे ये जो एरिया है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला एरिया आ जाता है, जनसंख्या इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो 1921 के बाद, इस 1921 से पहले थे हम फर्स्ट स्टेज में, और 1921 के बाद आते हैं सेकंड स्टेज में। तो सेकंड डेमोग्राफिक कंडीशन में आते हैं हम, ट्रांजिशन में आते हैं हम। तो भाई ये चीज आपको याद रखनी है। डैश वॉज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन। देखो जी, मुस्लिन एक भैया मलमल का कपड़ा जिसे हम बोलते हैं, सबसे फाइनेस्ट आपका वेराइटी का मुस्लिन था। ये आपको कहां मिलता है, बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है जी। तो ढाका मुस्लिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। स्वेज कैनाल प्रोवाइड्स डायरेक्ट रूट्स बिटवीन। देखो जी, स्वेज कैनाल कहां से कहां को डेवलप हुई थी, कब डेवलप हुई थी, ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1869 में स्वेज कैनाल को डेवलप किया गया था। ये कैनाल डायरेक्ट एक रूट बनाती थी हमारी ब्रिटेन के लिए। पहले हमें साउथ अफ्रीका से घूम करके जाना पड़ता था, अब हमारे लिए एक शॉर्टकट रास्ता बनाया गया इंडिया और ईस्ट एशिया के लिए पोर्ट्स और यूरोपियन पोर्ट्स के लिए, ठीक है जी। तो आपके जो कौन से पोर्ट्स हैं भाई, साउथ एशिया पोर्ट्स और यूरोपियन पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया जो आता है ये साउथ में आता है, ठीक है जी, ईस्ट में नहीं। अगला है जी, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसिडेंट विद किसके साथ कोइंसिडेंट थी जी, ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसिडेंट विद डैश रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो भैया कौन सा रेवोल्यूशन हमने यहाँ पे किया था, ये आपको याद रखना है जी। ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल। तो भाई ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसिडेंट विद डैश रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो भैया ब्रिटेन में हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसी के बाद से इन्होंने एक तरह से इंडिया में डिमांड अपनी बढ़ाई थी रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द वर्कफोर्स वाज इंगेज्ड इन। तो भैया सबको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर लोग लगे हुए थे आजादी के समय। डैश मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। तो भाई वो कौन सा मोड है जिसके द्वारा हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो काफी लो हो जाता है। तो भैया कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट तो बाद की बात है, पहले आता है जी ये फ्यूडलिस्टिक जो इंडिया में चलता था, यही आपका आंसर है। इससे ही हमारी इकोनॉमी थोड़ी बैकवर्ड हुई, ये चीजें याद रखनी है आपको। द मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डिइंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज, क्या रीजन था जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्रीज को डिइंडस्ट्रियलाइज किया था। तो भैया टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट एंड टू एक्सप्लॉइट इंडियाज एज पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ब्रिटेन। तो देखो जी दोनों ही चीजें आपका आंसर है। वो चाहते थे हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाना और हमें फिनिश गुड्स का एक मार्केट बनाना। तो भैया सी आपका आंसर है, ए एंड बी बोथ आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल ऑफ दिस। तो भैया फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे ही जाना जाता है। तो तीनों ही आपके यहाँ पे आंसर बन जाएंगे भाई, ठीक है। फॉरेस्ट्री एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बिलोंग्स टू, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है जी फॉरेस्ट्री, सबको पता है भाई एग्रीकल्चर से, ओ सॉरी नेचर से जो चीज डायरेक्ट मिलती है वो प्राइमरी होता है। तो भाई फॉरेस्ट भी प्राइमरी उसके अंदर आएंगे। तो आंसर है ए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो भैया वर्किंग पॉपुलेशन को, लेबर फोर्स को, पॉपुलेशन को, किस चीज को ये हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो भैया ये करते हैं हमारी वर्किंग पॉपुलेशन को, कि जो काम करने वाली जनसंख्या है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग पार्ट्स में। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ, कैसी इकोनॉमी थी जी आपकी, एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी भी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी भी थी, ठीक है जी। तो बोथ बी एंड सी आपका यहाँ पे आंसर बन सकता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया फैसिलिटेटेड एक्सपेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। तो देखो भाई डेवलपमेंट ऑफ रेलवे से क्या हुआ, रेलवे के डेवलप होने से यहाँ पे हमारे देश को एक्सपेंशन ऑफ ऑल द डोमेस्टिक मार्केट, फास्टर मूवमेंट्स फ्रॉम गुड फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो खाना इजीली पहुंचाया जा सकता था, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीजें हुई एक तरह से, ऑल ऑफ दीज आंसर बन जाएगा यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है जी हमारा यहाँ पे समझना है हमें। तो भाई एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज, एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से आपको इकोनॉमिकली तो फायदा पहुंचता पहुंचता है, सोशली भी आपको एक फायदा पहुंचता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इन इकोनॉमी, अब देखो जी बार बार वही चीज बता रहा है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, तो वही जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही, इनकम कम है। तो भाई आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स द पुअर स्टेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो भैया ब्रिटिश सरकार के दौरान क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कैसे हालात थे। ठीक है जी, तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमने देखा, ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो बोथ ए एंड बी। जो भी चीजें आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे भैया, तो एक तरह से बैकवर्ड के तौर पे ही पढ़ोगे, पिछड़ा ही किया उन्होंने, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, डैश इज द मेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भैया इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे को इंट्रोड्यूस करके इससे हमारे देश के लिए, आजाद आजाद भारत के लिए ये बहुत फायदेमंद रहा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं जी, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ। तो ये तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दिस आंसर है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ, किस चीज के एक्सपोर्टर थे जी हम, तो प्राइमरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर थे और रॉ मटेरियल के। तो दोनों ही आपके आंसर है, दोनों ही एक ही तरह से आंसर बन रहे हैं। ठीक है जी, तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा डी। डैश वर डेवलप टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो भैया पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट और टेलीग्राफ को डेवलप किया गया अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बढ़ाने के लिए। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय क्या खासियत थी भैया, तो भाई नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारे देश में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करे। यानी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने से क्या होता है, तो भाई कैपिटल गुड्स दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। ब्लिक एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसका भी कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रोडक्ट पे तो कोई टैक्स नहीं लगाते थे, बट हमारे प्रोडक्ट पे भर भर के टैक्स लगाते थे। तो ये गलत सिस्टम था। तो आंसर हो गया जी ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, तो कह रहा है अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा वो स्टेट है डैश रिकॉर्डेड एज एन इंक्रीज इन वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा स्टेट है भैया जिसने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग इंक्रीज करे। तो भैया एक तो राजस्थान है आपका और एक पंजाब है। ये दोनों स्टेटों ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और बढ़ाया, और एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो और भी ज्यादा यहाँ पे लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करने लगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया लिंक्ड को किसको जोड़ती थी जी, बॉम्बे से थाने को, बॉम्बे से थाने को जोड़ती थी। अगर ऑप्शन में दे रखा हो थाने से बॉम्बे, वो भी गलत होगा, बॉम्बे से थाने को जोड़ती थी जी। ठीक है जी, बॉम्बे टू थाने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो एनर्जी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग है, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट है। एजुकेशन को आप एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन से कोई डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं होता इकोनॉमी में। एजुकेशन पढ़ोगे लिखोगे तो जो नहीं भी पढ़ते तो वो भी तो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो भाई इसका डायरेक्ट इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, ये इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करता है। डैश वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश राज टू इनलार्ज द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स। तो भैया डैश वर डेवलप बाय द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस चीज को डेवलप किया गया था कि द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स। तो रेलवे को डेवलप किया, रोडवेज को डेवलप किया, पोर्ट्स को डेवलप किया। तो आंसर हो गया जी यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, तो भाई चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे भी हों वो भी इजीली इनको चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आइडिया शायद हिंदी में आता नहीं है। तो भाई आपको पेपर तो देना ही है, तो भाई कम से कम आप इसको वीडियो को देखा करें, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा आपको। और वैसे भी चीजें तो हिंदी में ही समझा रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भैया इनमें से कौन से पिछड़ापन दिखा रहा है, हमें गतिहीनता दिखा रहा है, ये सब आपको पता ही है। ठीक है जी, अगला है जी सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर्स व्हेन। तो बीओटी में सरप्लस कब होता है, जब आपका एक्सपोर्ट एक्सेस करता हो इंपोर्ट से। तो आंसर बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक है, डैश इज रिगार्डेड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो 1921 को हम द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बनाते हैं। ये आपका सीबीएसई ने प्री बोर्ड में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है जी, सीबीएसई के प्री बोर्ड में इस बार क्वेश्चन आया है ये। तो 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डैश एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बिलोंग्स टू सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो भैया इनमें से कौन सा सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, तो भाई वो आपको बताना है।
तो कौन सी एक्टिविटी है? स्टोरेज। एनिमल हस्बेंड्री तो भैया प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन भी आपका प्राइमरी से नहीं रिलेटेड, सेकेंडरी से रिलेटेड है। स्टोरेज, स्टोरेज करना एक सर्विस देना होता है। ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे 43 का ए है। लैंड प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू, देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एक्सपोर्ट आइटम ऑफ द इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम नील की खेती करते थे, जूट की खेती, शुगर की खेती, ये सारे ही आपके आंसर बन रहे हैं, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं अगर कुछ हैं यहाँ पे तो, बाकी हमने सारे क्वेश्चन लगभग कर दिए हैं। एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंक्लूडेड, तो ये सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, ऑल ऑफ दिस आंसर बन रहे हैं इनके। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज इंपोर्ट्स इंक्लूड, क्या क्या चीजें हम इंपोर्ट करते थे भैया यहाँ पे? तो भैया इंडिया के इंपोर्ट में सिल्क क्लोथ्स, ठीक है जी, वुलन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, जितने भी चीजें मशीन से बन करके बाहर से आती थी वो सब यहाँ पे इंक्लूड करते थे। तो भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हो ना भाई, तो ऐसे ही आप वन शॉट वाली वीडियो को देख लोगे ना तो आपको चैप्टर 1 पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सही ढंग से वहां पे सारी चीजें समझा रखी हैं आपको। ठीक है भाई। Which of the following is not true about the exploitive land settlement system pursued under the British rules? ब्रिटिश रूल के दौरान भैया कौन सा वो तरीका नहीं था जिसके जरिए वो एक्सप्लॉइट करते थे, सॉरी, नॉट ट्रू अबाउट, आपको गलत जो है इसमें वो बताना है। तो जमींदार वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल, तो बिल्कुल सही है भाई ये। द जमींदार वर टू पे फिक्स सम ऑफ द गवर्नमेंट टू द लैंड रेवेन्यूज, तो भैया ये लैंड रेवेन्यूज का कुछ सम सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, बिल्कुल सही है। द जमींदार कुड एक्सट्रैक्ट ओनली अ लिमिटेड अमाउंट फ्रॉम द पीसेंट्स, तो भैया ये तो बिल्कुल गलत है कि एक लिमिटेड अमाउंट, उनका तो जितना मन करता था वो उतना एक्सप्लॉइट करते थे हमें। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो देखो भाई सीबीएसई ने अपना जो प्री बोर्ड निकाला है उस प्री बोर्ड में लास्ट में 2 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। उन 5-5 नंबर के क्वेश्चन में एक आपका आ रहा है मैक्रो से और एक आ रहा है आपका इंडियन इकोनॉमी से। तो भैया 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसी पैराग्राफ से आएंगे इंडियन इकोनॉमी से, 5 आएंगे आपके कहां से? आपके बीओपी वाले चैप्टर से आ सकते हैं, बजट से आ सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से आ सकते हैं, तो कहीं से भी आ सकता है भैया, एक पैराग्राफ आपको दे देगा किसी भी चैप्टर का। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी पे इनके पैराग्राफ्स पे बहुत फोकस करना है, 5 नंबर आपको इजीली मिल सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इंडिया वाज हिट बाय टेरिबल फेमाइन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम 1760 टू 1943। तो देखो भाई 1760 से 43 में तो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं फैमान आते थे। तो भाई ये कह रहा है नॉट ट्रू, ये तो सही बात है भाई। 1943 में बंगाल का जो फेमाइन आया था सबसे बड़ा फेमाइन था। ठीक है जी, द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल ऑफ 1769 से 70 क्लेम्स अ लार्ज टोल्स ऑन लाइव्स। तो भाई 1769-70 में भी आया, 1943 में भी आया। ठीक है भाई, तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं यहाँ पे। मोर देन 85 बिलियन पीपल डाइड ओइंग टू रिपीटेड फेमाइंस, तो भाई ये भी बात सही होगी कि जब फेमाइंस आते थे तो लोग मरते भी थे, तो आंसर हो गया यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रू एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीसेंट्स इज नोन एज, तो भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, कॉलोनियल रूल के बीच में और हमारे किसानों के बीच में कौन थे? जमींदार थे, तो जमींदारी सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो भैया ब्रिटिश सरकार के दौरान क्या खासियत थी एग्रीकल्चर की? सब्सटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल नहीं, प्रोडक्शन तो होता ही नहीं था। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल गलत। कॉमर्शियल आउटलुक, नहीं जी। गल्फ बिटवीन ओनर एंड द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा रखा है, नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं जी सेकेंड पैराग्राफ। कह रहे द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वाज कंडक्टेड इन द ईयर, आपका सबसे पहला सेंसस हुआ 1881 में। ठीक है, डैश रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको तो चैप्टर आता है, तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज इनकरेक्ट, तो भैया कौन सा इनकरेक्ट है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज लो, तो भैया लाइफ एक्सपेक्टेंसी
ये तो बिल्कुल सही है भाई, 32 साल एक बंदा एवरेज जीता था। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड रिकरिंग एपिडेमिक्स लेड्स टू हाई मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल सही है भाई, बहुत फेमाइन्स आते थे। फीमेल लिटरेसी रेट वाज अबाउट 7% ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो भैया बहुत बुरे हालात थे, 16% थी टोटल लिटरेसी रेट, उसमें से 7% क्या थी, फीमेल लिटरेसी थी। तो भाई नन ऑफ दीज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कह रहा है बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 68 से 60 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। तो भैया डेटा फिगर तो हर बुक में आपको अलग अलग ही मिलेंगे, लगभग लगभग, किसी बुक में 48 44 भी है ये, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट was very high, nearly 180 पर थाउजेंड। तो देखो भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी 218 है वैसे तो, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरे को क्या लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं। तो ये दोनों ही गलत है, तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई 68 60 नहीं है, 44 40 है, ये 48 44 है, ठीक है, और 218 है 180 की जगह। तो आपका आंसर है जी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो भाई ये वाली आप खुद करना प्रैक्टिस, ठीक है भाई, दो आपके लिए छोड़ देते हैं। और हम चलते हैं अब सीधा रीजन असर्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो रीजन असर्शन में आता है आपका सबसे पहला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो कह रहा है जमींदारी सिस्टम ब्रॉट इनस्टेबिलिटी टू इंडियन कल्टीवेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो भैया जमींदारी सिस्टम की वजह से ही हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्ड हुई, सही बात है। जमींदारी सिस्टम लेड टू फ्रीक्वेंट एजेक्शंस ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल, तो भाई दोनों ही चीजें सही हैं कि जो जमीन के मालिक थे, टिलर सॉरी जोतने वाले थे, उनके बीच में ये फ्रिक्वेंटली आते रहते थे और उनको परेशान करने का काम करते थे। तो भाई दोनों चीजें सही हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी हो रही हैं, तो आंसर आपका सीधा सीधा ए बन जाएगा यहाँ पे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स, बिल्कुल सही बात बता रहा है भैया। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ फ्यूडल इकोनॉमी, तो भैया फ्यूडल इकोनॉमी नहीं थे हम, एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थे, ठीक है जी। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी होने की वजह से ये बी आपका गलत है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। द टाटा आयरन टिस्को कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907, तो बिल्कुल सही है जी, 1907 में हमारा टिस्को स्टैब्लिश हुआ। द ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल इन 1869 रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन मेड। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही हैं बट एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, तो भैया रीजन एसेशन बोथ करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग, सो आंसर इज बी। सो देखो भाई आगे अगला क्वेश्चन, प्रायर टू 1921 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बिल्कुल सही बात बता रहा है भैया, हम फर्स्ट स्टेज में थे अपनी। द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921, तो भाई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं लग रही है, लेकिन चीजें दोनों सही हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये एक ही बात को घुमा रहा है, वही बात बता रहा है, ठीक है भाई, पहले स्टेज दूसरे स्टेज, तो आंसर है आपका बी यहाँ पे, ठीक है। अगला है द स्प्रेड ऑफ रेलवेज लेड टू एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट ऑफ फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया, तो भैया रेलवे के आने से हमारे लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक मार्केट डेवलप हो गई, तो भाई वो अपना प्रोडक्ट इजीली ला करके बेच सकती थी, बिल्कुल सही है। स्प्रेड ऑफ रेलवेज ओपन अप न्यू ओनली न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो भैया इससे कोई हमारे लिए कोई ग्रोथ नहीं हुई, ये सारा फायदा हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है जी। तो ए सही है, बी गलत है। फार्मर इन इंडिया वर फोर्स टू टेक अप द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, तो उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भैया कि किस तरह से गांधी जी ने चंपारण में जाकर के ये सत्याग्रह किया था नील की खेती के खिलाफ। द डाइंग ऑफ ब्लीचिंग एंड टेक्सटाइल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो ब्रिटेन रिक्वायर्ड इंडिगो, तो भैया किस लिए वो हमसे उगवाते थे, क्योंकि सारी की सारी जो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी मैनचेस्टर में थी, तो भाई वहां पे इंडस्ट्री होने की वजह से सभी सभी के सभी क्या बोलते हैं इंडिया में आए और उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाने लग गए, दोनों चीजें सही हैं एकदम, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, द टिलर ऑफ द सॉइल व्यूड एग्रीकल्चर मेनली एज अ सोर्स ऑफ सस्टेंस, तो भैया टिलर ऑफ द सॉइल एक एग्रीकल्चर को कैसे देखता था, सब्सिस्टेंस के तौर पे देखता था, भाई बिल्कुल सही है। The tiller of the soil accumulate resource to invest in agriculture while the owner of the soil showed keen interest in the same, तो भैया जमीन को जोतने, अब देखो हमें पहले वाले क्वेश्चन में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप इसको पहला असर्शन को छोड़ दो, रीजन को पढ़ो। रीजन तो साफ साफ कह रहा है कि भैया जो मालिक है और जो जोतने वाला है वो सेम इंटरेस्ट दिखाते थे, बिल्कुल नहीं जी, मालिक को कोई लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ पैसों से मतलब होता था, एग्रीकल्चर में कुछ फायदा हो, मतलब एग्रीकल्चर में कुछ काम करवाना है, लैंड डेवलपमेंट करवाना है, कोई उससे कोई मतलब नहीं होता था, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता था कि किसान खेती करे और प्रॉफिट का पार्ट मुझे देता रहे, ठीक है भाई। तो
आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। देयर वॉज अ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो भैया सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइज किया इन्होंने, बिल्कुल सही बता रहा है। इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर सेल ऑफ फाइनल गुड्स। तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को इसीलिए एक्सप्लॉइट किया कि वो जो सारा का सारा रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट कर सके और फिनिश प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कर सके भाई। ठीक है, तो भाई ये सारे के सारे रीजन असर्शन आपके हो गए हैं लगभग। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई यहाँ पे, तो इनकी प्रैक्टिस आप खुद भी करिए और एक बार पूरी पूरी पीडीएफ को दोबारा पढ़िएगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है भाई, तो आपके बीच में सारी वीडियो ऐसी आती रहेंगी, टेंशन मत लो भाई, सब पीडीएफ दूंगा। बट ऐसे परेशान मत करो यार कि भैया हर टाइम मैसेज, हर टाइम मैसेज, एक ही मैसेज रिपीट रिपीट रिपीट, तो भाई उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं सब चीजें अपने अपने टाइम पे दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद। और वीडियो को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं आपको, बाय बाय।